मैं नहीं जानता कि ये मन की प्रवंचना थी, पर रज्जू इसे प्रवंचना ही कहती है। प्रवंचना का दूसरा नाम छुपाओ। आपने मुझे ब्याह से पहले अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? मुझे ये बताया गया था कि आप दिल्ली में स्टोर में काम करते हैं। मैंने सोचा था चलो हम सारी उम्र दिल्ली में रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप फौजी हैं और आपकी बदली होती रहती है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मन के भीतर डर था कि फौजी जानकर तुम मना ना कर दो। ये डर हर फौजी के मन में है। अस्थिर जीवन की वजह से अच्छी लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती हैं। तुम सुंदर और अच्छी लड़की हो, समझदार हो, तुम मेरी बात जल्दी समझ जाओगी, जल्दी समझ सकती हो। मैं मानता हूँ कि मैं फौज में हूँ, लेकिन लड़ाकू फौज में नहीं हूँ। मुझे हैंड टू हैंड लड़ना नहीं पड़ता है। मैं स्टोर में रहूंगा, लड़ाई होगी वे तो भी स्टोर में काम करूंगा। लड़ने वाले जवानों को सामान देता रहूंगा। बस डर यही है कि फौजी बेमौत मारे जाते हैं। यह तुम्हारा वहम है। जिसकी आयु होती है उसी की मौत होती है। क्या सिविल में लोग नहीं मरते? दूसरी बात यह है कि तुम्हें यहाँ घर में रहने नहीं दूंगा मैं। जब तक मैं छुट्टी पर हूँ हम यहाँ रहेंगे। मैंने क्वार्टर के लिए लिखा है। उम्मीद है कि छुट्टी खत्म होने से पहले ही क्वार्टर मिल जाएगा। उसके लिए पहले से ही टिकट बुक करवानी होगी। पैसे हैं आपके पास? नहीं तो मैं बैंक से निकलवा लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर के साथ तुम्हारे लिए फ्री रेलवे वाटर आएंगे। मेरा वापस जाने का फ्री वारंट है। हमारी रिजर्वेशन मिलिट्री कोटे से होगी। रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एसएमईओ ऑफिस है, यानी मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। वो हमारी रिजर्वेशन करेगा। कोई बात नहीं, वारंट आने दो, मैं सब कर लूँगा। सच? हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। यही नहीं, जो 2 रूम सेट का क्वार्टर मिलेगा उसमें भी कोई किराया नहीं लगेगा। बिजली पानी भी फ्री रहेगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम चलो तो सही, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी वहां पर। अच्छा जी, मेरी एक बात मानेंगे? रज्जू ने बड़े ही प्यार से कहा। सारा प्यार उसकी खूबसूरत आंखों में उतर आया था। कहो ना। मैंने भी उसी मूड में जवाब दिया। आज हम यही मम्मी पापा के पास रह जाएं। अच्छा, मैं भाई को फ़ोन कर देता हूँ। तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? कान इधर करो। कान में कहूँगा, प्राइवेट है। मैंने कान में जो कुछ कहा उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा उसने सिर झुकाकर कहा हाँ, और हाँ में सर हिला दिया। मैंने खुश होकर कहा चलो इसी बात पर कंपनी बाग में जाकर टिक्कियाँ खाते हैं। ठीक है, साथ में सन्नू और पिंकी को साथ ले लें, वे भी खुश हो जाएंगी। ठीक है भाई, ले लो। सन्नू रज्जो की सहेली थी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। पिंकी रज्जो की छोटी बहन थी। टिक्कियाँ खाकर हम लौटे तो रात के 10 बजने वाले थे। मम्मी पापा जल्दी खाना खाकर सो जाते थे। सन्नो पिंकी के कमरे में जाकर सो गई। रात को रज्जो ने अपना वादा निभाया। रात भर हम स्वर्ग में डूबते उतरते रहे, प्यार करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4 बज गए। तब सोए। जीवन का यह सुख असीम था। सुबह उठने में देर हो गई। रज्जो नहा धोकर जब बाहर निकली तो बहुत ही खिलखिलाई थी। शरीर और मन से तृप्त थी। तृप्ति के बाद इतना सुख मिलता है, पहली बार अनुभव किया। मैं भी काफी खुश था। इतने में बाहर से किसी ने मुझे पुकारा। देखो, डाकिया था। मैंने लिफाफा लेकर खोला तो रज्जू का रेलवे वारंट था। साथ ही एक लेटर भी था जिसमें सूचना थी कि मुझे B53 क्वार्टर अलॉट किया गया है। रज्जू ने पूछा, क्या लिखा है? उसने पढ़ा और मुझे तुरंत कमरे में ले गई और एक लंबा आलिंगन किया। वह चुंबन लेना चाहती थी, लेकिन किसी के आने के डर से मैंने रोक दिया। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मैंने पुचकार कर कहा कि मैं रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन के लिए जा रहा हूँ, नाश्ता तो करते जाओ। रज्जू ने कहा, ठीक है, जल्दी से दे दो। दूसरी क्लास की एसी में बर्थ रिजर्वेशन हो गई थी।
1 सप्ताह पहले जाने की रिजर्वेशन कराई गई थी। हमें वहाँ सेटल होने में मदद मिलेगी। माँ और भाई को अच्छा लगेगा। माँ ने कहा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं आपका अकेला बेटा नहीं हूँ। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा ब्याह हो चुका है। मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, साथ रहेगी। मैं रज्जो के यहाँ से आई पेटियों को ताला लगाने लगा तो भाई ने कहा, तुम्हारा और रज्जो का कोई सामान यहाँ नहीं रहेगा। मैं आपसे ऐसे ही जवाब की आशा कर रहा था। क्यों माँ, आपका भी यही जवाब है? मैंने भाई और माँ दोनों से कहा, पर वे दोनों चुप रहे। मुझे समझने में देर नहीं लगी। वैसे भी बहन और उसका पति सब कुछ लूट कर ले गए थे। मैंने सन्नू से बात की। उसका भाई रेलवे में था। थोड़ी देर बाद सन्नू का भाई का फोन आया। जीजू, आप कौन सी गाड़ी से दिल्ली जा रहे हो? कल रात के फ्रंटियर मेल से। ठीक है जीजू, कल मैं अपने साथ कारपेंटर लेकर आ रहा हूँ। वो सारा सामान पैक कर देगा। फ्रंटियर मेल ट्रेन की पार्सल वैन में सामान चढ़ा भी दिया जाएगा। थैंक्स राजू, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मेरे मामू जी के लड़के हमारी यूनिट में ही डिप्टी कमांडेंट थे, कर्नल दीपक साहब। मैंने उनसे बात की, सारी स्थिति भी बताई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ माँ बहन भाइयों के प्रति तुम्हारा मोह भंग हो गया है। मैंने तुम्हें समझाया भी था, तुमने बेकार 12 साल घर में पैसा दिया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी और 4 मजदूर समय पर भेज दूंगा। मैंने तुम्हारे क्वार्टर में डिस्टेम्पर करवा कर साफ कर दिया है। थैंक्स सर। थैंक्स नहीं, भाई हूँ तुम्हारा। बड़े दिनों बाद हम एक ही यूनिट में पोस्ट हुए हैं। कुछ मत सोचो, बस आ जाओ, सारे इंतजाम हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब। मेरी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। राजू ने कारपेंटर भेजकर सारा सामान पैक करवा दिया था। गाड़ी चलने के 2 घंटे पहले स्टेशन पर बुलाया गया था। सामान की बुकिंग आराम से हो गई। मेरे और रज्जो के वारंट पर जितने किलो वेट लिखा था, सामान उससे कम निकला। राजू ने सामान पार्सल बोगी में चढ़ाने के लिए वहां के मजदूरों से पहले ही सेटिंग कर ली थी। फौजी था। वे रम की बोतल मुझसे चाहते थे। रम मैं हमेशा अपने पास रखता था। बोतल राजू को दे दी। उसने कहा, जीजू आप चलें, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। मैं सामान चढ़वा कर आता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर आया तो रज्जो, उसके मम्मी पापा, सन्नो, पिंकी डब्बे में सामने खड़े थे। मेरे घर से कोई नहीं आया था। जब तक पैसा देता रहा उन सब के लिए सब कुछ था, पर अब कुछ नहीं। ये बात मुझे कचोटती रहेगी। सारा सामान चढ़ गया। रज्जो ने पूछा, चढ़ाने के लिए ले गए हैं? मजदूरों को रम की बोतल चाहिए थी, वो दे दी है। मैं लेकर गया था, जानता था ऐसे कामों में ये बहुत काम आती है। इतने में राजू आ गया और बोला, जीजू सारा सामान चढ़ा दिया। गार्ड को बोल दिया है कि अंबाला से भी अगले गार्ड को बोल दे, सामान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिल्ली में मैं अपने दोस्त को कह दिया है कि वो आपकी मदद करे। आपने सामान पार्सल ऑफिस से ले लेना है, प्लेटफॉर्म से नहीं। मेरा दोस्त पार्सल ऑफिस में मिलेगा, उसका नाम है अशोक। थैंक्स राजू। क्या कहते हैं जीजू? ये मेरे घर का काम था। गाड़ी चली तो मैं और रज्जो सभी से विदा लेकर अपनी बर्थ पर आ गए। दोनों नीचे की बर्थ थी। मैं मन से संतुष्ट था। रज्जो भी खुश थी। उसके मन में बहुत सी बातें थी। दूसरी बर्थ पर मैंने उसका बिस्तर लगा दिया था। वो मेरी बर्थ पर मेरे कंबल में आकर बैठ गई। रज्जो अभी बात शुरू करने वाली थी कि टीटी आ गया। टीटी के जाने के बाद रज्जो ने कहा, अब रात दिन हमारे होंगे, किसी के आने जाने का डर नहीं रहेगा। हाँ, जब तक छुट्टी रहेगी दिन रात हमारे होंगे। फिर दिन में ड्यूटी, रात में प्यार, है ना? उसने हाँ में सर हिला दिया। वो फिर से लाल हो उठी थी। रज्जू की यह अदा हमेशा मुझे रोमांचित कर देती थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो उसने इशारे से मना कर दिया। अरे ट्रेन है बाबा, कोई भी आ सकता है। मैंने प्यार से दोनों हाथ सहला लिए। जालंधर आया तो हमारे ऊपर की बर्थ पर 2 लड़की आ गई। वो भी दिल्ली ही जा रही थी। मम्मी ने रास्ते के लिए खाना दिया था और हमें भूख भी लग रही थी, तो हम दोनों ने खाना खाया और अपने अपनी बर्थ पर लेट गए। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। हम प्यार करना चाहते थे, पर हालात ऐसे थे
कि यह संभव नहीं था। दोनों मन मार कर रह गए। रात को कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे नींद खुली। वासना जोर मार रही थी। साइड की दोनों बर्थें खाली थी। ऊपर दोनों लड़कियां की खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। मैं वॉशरूम गया। सभी गहरी नींद सो रहे थे। टीटी भी वॉशरूम के पास सीट पर ऊँघ रहा था। लौटा तो रज्जो उल्टा लेटी हुई थी। मन में आया कि अभी प्यार करूं, लेकिन मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए थोड़ा प्यार किया। गाल पर किस किया और अपनी बर्थ पर आ गया। रज्जो की नींद खुल गई थी। शायद उसे मेरे किस लेने का एहसास हो गया था। पूछा, दिल्ली आ गया क्या? नहीं, दिल्ली आने में भी समय है। रज्जो वॉशरूम गई। लौटी तो मेरे कम्बल में आ गई। भविष्य की बातें करते रहे। जहाँ तक हो सका ऊपर ऊपर से भी प्यार किया। सुबह 5 बजे पेंट्री वाला चाय लेकर आया। दोनों ने चाय ली। सर्दी में गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं कप लेकर बाहर फेंकने लगा तो अचानक मेरा हाथ खूबसूरत गोलाइयों पर लगा। मैं सिहर उठा। उसने कुछ नहीं पहना था। मैंने पूछा तो उसने कहा, रात को वो ऐसे ही सोती है, पहनने से नींद नहीं आती है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी आंखों में प्यार के साथ शरारत थी। रज्जो ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा, जानकर अच्छा लगा, मज़ा आया करेगा। ऐसा सुनकर वो भी मुस्कुरा दी और खिड़की के बाहर जाने कहाँ खो गई। बाहर अभी अंधेरा ही था। सर्दी में कहीं 7 बजे तक दिन चढ़ता है। गाड़ी आधा घंटा लेट थी। जब दिल्ली पहुंची तो 9 बज चुके थे। आगे कर्नल दीपक साहब का हेल्पर 4 मजदूर लेकर आया हुआ था। रज्जो को एक मजदूर गाड़ी में बैठा और पार्सल ऑफिस आ गया। सारा सामान लेने में 1 घंटा तो लग ही गया। सामान सुरक्षित था। क्वार्टर पहुंचने में 12 बज गए। चारों मजदूर तब तक नहीं गए जब तक सारा सामान सेट नहीं हो गया। कर्नल साहब ने दोपहर का खाना भिजवा दिया। खाना खाकर रज्जो सो गई। मैंने जाकर गैस बुक कर दी और साथ ही सिलेंडर भी ले आया। किचन सेट हो गया। शाम 5 बजे कर्नल साहब ने गाड़ी भेज दी। मैं और रज्जो जाकर राशन और घर का सारा जरूरी सामान लेकर आए। कर्नल साहब भाभी जी के साथ शाम 7 बजे घर आए। घर सेट हो गया था। रज्जो ने अच्छी सी चाय बनाई। चाय पीकर कर्नल साहब और भाभी जी खुश होकर गए। शाम का खाना भिजवाने की बात कर रहे थे, लेकिन रज्जो ने मना कर दिया। उनके जाने के बाद हम दोनों अब अकेले थे। मैंने कुंडी लगाई और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। रज्जो ने कहा, पहले नहा लेते हैं। मैंने कहा, पहले प्यार करते हैं, फिर इकट्ठे नहाएंगे। इस तरह एक दूसरे में समा गए, जैसे युग युग से बिछड़े हों। अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर बाद अलग हुए। रज्जो वॉशरूम में घुसी तो मैं भी साथ घुस गया। खूब नहाया। दोनों वहाँ भी एक दूसरे को छेड़ते रहे। खूब संतुष्ट होकर निकले। रज्जो ने कहा, कुछ रात के लिए भी रहने दो। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद रज्जो भी बाहर आ गई। खिलखिली मस्त। ये मस्ती, ये नशा बन गई है और दिन रात चलती रही। जीवन भर रज्जो ने वाह किया जो मैं कहता था। मैंने वो किया जो रज्जो चाहती थी। ये प्रवंचना नहीं, प्यार है। सिर्फ प्यार। प्रवंचना नहीं, सिर्फ प्यार है।